एक लंबे समय पहले एक गांव में नरेंद्र नामक एक आदमी उसके बहन रितिका के साथ एक छोटे घर में रह रहा था। बचपन में ही उनके माँ बाप का देहांत होने के कारण वो उसके बहन का ख्याल रखता था। नरेंद्र उसकी बहन के लिए पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत करता था और पैसे कमा के उसकी बहन को पढ़ाता था। कुछ साल बाद जब उसकी बहन का कॉलेज में पढ़ने का समय आया तो उसके गांव में कॉलेज न होने के कारण उसे दूसरे शहर में पढ़ाता था। एक दिन उसकी बहन दोस्तों के साथ बाहर जाती है। वहां वो पहली बार फ्रेंच फ्राइज खाती है। वो बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण उन्हें बनाने का विधि भी देखती है। उस दिन शाम को घर आते ही वो कुछ आलू लेके उस विधि से फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश करती है। इतने में उसका भैया घर आता है। रितिका, थोड़ा पानी दो ना माँ। जी भैया। पानी के साथ साथ मैं इन फ्रेंच फ्राइज को भी देती हूँ, फिर उन्हें पूछूंगी कि उनको ये कैसे लगा। और ऐसे तैयार किए हुए फ्रेंच फ्राइज पानी के साथ देती है। नरेंद्र पानी पीकर उन फ्रेंच फ्राइज को देखते रहता है। तब रितिका, भैया वो यूं ही घूरने के लिए नहीं है बल्कि खाने के लिए बने हैं, जरा खा के तो बताओ कि कैसे हैं। उसके बहन के ऐसे कहने पर ये ना जानने के बावजूद कि वो क्या है, नरेंद्र उन्हें खा कर कहता है, कैसे बनाया तुमने ये? बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारे गांव में तो मैंने इसे कभी नहीं खाया। भैया इन्हें मैंने ही बनाया। और तब वो उसके भैया को जो कुछ भी हुआ बताती है। भैया मेरे पास एक अच्छा विचार है। क्या है वो रितिका? हमारे गांव में फ्रेंच फ्राइज के बारे में किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए हम एक फ्रेंच फ्राइज का दुकान लगा के इन्हें बेचेंगे। तब बहुत लाभ होगा। बच्चे और बड़े इसे एक ही समान पसंद करेंगे और तुम्हें भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही है, मगर इन्हें बनाना तो मुझे नहीं आता है ना रितिका। मुझे आता है ना भैया, मैं आपको इन्हें बनाना सिखाऊंगी। ठीक है माँ। और ऐसे वो अपने भैया को फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाती है। मुझे तो इन्हें बना के बेचना पसंद ही नहीं है, पर मेरे बहन के खातिर मैं ये करूंगा, तब उसे बहुत खुशी होगी। बेटा इन्हें बनाना तो बड़ा आसान है और हमारे गांव में भी आलू का दाम कम है। ये सब मैं तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ। ये कह के नरेंद्र आलू को खरीद के एक नया दुकान लगा के फ्रेंच फ्राइज बना के उन्हें बेचने लगता है। उसी तरफ जाते हुए सारे लोग फ्रेंच फ्राइज का एक नया दुकान दिखने पर वहीं जाकर खरीदने लगते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अंकल ये फ्रेंच फ्राइज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी मन पसंद बन गए हैं अब। अब तक तो हमारे गांव में इन्हें किसी ने नहीं बेचा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे उसकी प्रशंसा करते हुए सभी खाते थे। कुछ साल में ही नरेंद्र का फ्रेंच फ्राइज व्यापार बहुत प्रसिद्ध होता है और वो बहुत सफल भी होता है। फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए भी उसके नीचे कुछ लोगों को काम पे लगाता है। नरेंद्र को बहुत कम समय में व्यापार में इतना सफल होना देख गांव के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नरेंद्र के बगल वाले दुकान का मालिक वंशी था। उसे हमेशा उसके व्यापार से ज्यादा नरेंद्र के व्यापार का विकास होना देख जलन होता था। इसके सफलता को ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला, उसके दुकान को ही गायब कर देना होगा। हाँ। ये फैसला करके उस रात को सबके सो जाने के बाद वंशी नरेंद्र के दुकान को गायब कर देता है। नरेंद्र जब सुबह उठ के उसके दुकान की ओर जाता है तो उसे वहां कुछ नहीं दिखाई देने पर वो हैरान हो जाता है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं पता होने पर वो कुछ नहीं कह पाते हैं और नरेंद्र निराश होके वापस उसके घर लौटता है। नरेंद्र के घर पहुंचने के तुरंत बाद उसकी बहन कॉलेज से घर पहुंचती है और उसे खुशखबरी देती है
कि उसे एक नौकरी मिल गई। लेकिन उसके भैया को दुखी देख पूछती है, भैया क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हो? तब नरेंद्र उसे जो कुछ भी हुआ बताता है। आप निराश मत हो भैया, अब मेरा नौकरी लग गया है ना। आप पहले से भी बड़ा फ्रेंच फ्राइज का दुकान लगाइए और इस बार हम अपने दुकान के बाहर एक सीसी कैमरा भी लगाएंगे। कुछ दिन बाद रितिका उसके वादा के अनुसार ही उसके वेतन के पैसों को लाकर उसके भैया के हाथों में देती है। तब नरेंद्र उसी स्थान में पहले से भी बड़ा दुकान लगाता है और बाहर एक सीसी कैमरा को भी लगवाता है। उसका दुकान प्रसिद्ध होने के कारण सभी वापस उसी के दुकान आने लगते हैं और वही फ्रेंच फ्राइज खरीदते हैं। ये देख वंशी वापस उसके व्यापार को छोड़कर नरेंद्र के व्यापार के बारे में दुखी होता है। मैंने हमेशा नरेंद्र के व्यापार और उसकी उन्नति को देख रोया है, पर खुद के व्यापार पर कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। अगर दिया होता तो आज मेरे व्यापार के साथ साथ मेरा भी सेहत ठीक होता, मैं से बीमार नहीं पड़ जाता। ये सोचते हुए दुखी होता है। इस तरफ नरेंद्र उसके बहन का कहा मानते हुए उसका व्यापार अच्छे से चलाता है। रितिका भी उसके भैया की इस नाम को देख बहुत खुश होती है और वो उसका नौकरी करते हुए अपने भाई के दुकान का भी ख्याल रखती है। ऐसे ही वो दोनों भाई बहन मेहनत करते हुए खुशी से जीते हैं। विकाराबाद के गांव में रितेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास व्यापार करने के पैसे तो थे, पर उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा व्यापार शुरू करे। इसीलिए वो इस विषय में फैसला लेने के लिए अपने पिता के साथ चर्चा करता है। पिताजी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपके दिए हुए पैसों से मैं कौन सा व्यापार शुरू करूं। अरे उसमें क्या है, पकौड़ी का व्यापार शुरू करते हैं। पकौड़ी का व्यापार? हाँ बेटा, हमारे गांव में जलेबियों का, समोसे का, अचार का, पापड़ का ऐसे बहुत व्यापार है। तो तुम्हें कुछ अलग व्यापार करना होगा। गांव में जो व्यापार नहीं है, अगर तुम करोगे तो अच्छा लाभ पाने का मौका होगा। सिर्फ सादा पकौड़ी कौन खरीदेगा पिताजी? इसीलिए हम सिर्फ सादा पकौड़ी नहीं बनाएंगे। तो फिर हम सादा पकौड़ी में साथ साथ चिकन पकौड़ी, फिश पकौड़ी, मिर्ची पकौड़ी, आलू पकौड़ी, प्याज के पकौड़ी, अंडे के पकौड़ी जैसे अलग अलग तरह के पकौड़ी बनाएंगे। ऐसे हमारा व्यापार को बहुत लाभ मिलेगा। रितेश को अपने पिताजी के बात सच लगे। परंतु मुझे इतने प्रकार के पकौड़ी बनाना नहीं आता है ना पिताजी। मुझे भी तो बनाना नहीं आता। हम खुद इन सब के विधि बनाएंगे और इसके लिए तुम्हारी माँ भी सहायता करेगी। ऐसे कहकर रितेश के पिताजी रितेश को प्रोत्साहित करते हैं। फैसले के अनुसार पकौड़ी को बनाने के सामग्री रितेश खरीद के रसोई घर में इकट्ठा कर रहा होता है कि उसके पिताजी पके हुए अंडों को 2 हिस्सों में काट रहे होते हैं और रितेश की माँ पकौड़ी के लिए बेसन का मिश्रण तैयार कर रही होती है। बनाए हुए मिश्रण को 6 अलग अलग बर्तन में बराबरी से रितेश की माँ डालती है। रितेश के पिताजी पहले बर्तन में कटे हुए अंडे, दूसरे बर्तन में कटे हुए प्याज, तीसरे बर्तन में कटे हुए मिर्ची, चौथे बर्तन में कटे हुए आलू, पांचवें बर्तन में कटे हुए केले और छठी बर्तन में कटे हुए चिकन के पीसेस डालते हैं और फिर एक एक करके उन सारे अलग तरह के पकौड़ी को तेल में तलते हैं। रितेश जब पकौड़ी का स्वाद देखता है तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर वो अपने पिताजी के बातों को सच मानकर पकौड़ी के व्यापार को दृढ़ निश्चय से शुरू करता है। ऐसे शुरू हुआ था रितेश की जीत की कहानी।
15 साल बाद वही पकौड़ी का व्यापार रितेश को सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत घमंड और कठोर बना देता है। दूसरी ओर रितेश के पिताजी को बहुत दिनों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और सुनाई भी नहीं दे रहा था। इसीलिए वो रितेश को चिकित्सा करवाने के लिए पूछने की प्रयत्न करते हैं, पर रितेश कभी उनको समय ही नहीं देता था। इसीलिए रितेश के पिताजी खुद अस्पताल जाने का निश्चय करते हैं, पर उनके पास पैसे ना होने के कारण रितेश के दुकान को निकल पड़ते हैं। अरे रितेश बेटा, कुछ दिनों से न कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है। चिकित्सा के लिए 3,000 रुपयों की जरूरत है, थोड़ा मदद करो ना बेटा। क्या 3,000 रुपए? उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। पर बेटा, कल ही तो तुमने बहू को बताया था कि हर रोज तुम्हें 30,000 मिलते हैं। आप पहले यहाँ से चलिए, कह रहा हूँ ना पैसे नहीं है। और घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद चिकित्सा के पैसे मांगने रितेश के पास गया था, पर उसने ये कहकर भेज दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्या 3,000 के लिए उसने ऐसा कह दिया? व्यापार तो अच्छा चल रहा है ना। शायद उसको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं। बहू ने भी खाना सिर्फ उन दोनों के लिए बनाया है, मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया है। तो फिर यही है, हमारा यहाँ रहना वो दोनों चाहते ही नहीं है। चलो इसी रात को यहाँ से निकलते हैं। ऐसे फैसला करके दोनों उसी रात गांव से निकल जाते हैं। माता पिता के लापता होने पर भी रितेश को चिंता नहीं हुई। अगर किसी ने पूछा तो कहता था कि तीर्थ यात्रा पे गए हैं। रितेश को पकौड़ी के व्यापार में लाभ ही लाभ आ रहा था। वो उसके दुकान में 10 और सहायक को काम पे लगा के उनको सारे पकौड़ी के विधि सिखा के काम करवाता था। इसके अनुसार उसने पकौड़ी के दाम भी बढ़ा दिया था। मिर्ची पकौड़े 5 रुपए के 10 पीस, प्याज के पकौड़े 8 रुपए के 10 पीस, आलू के पकौड़े 10 रुपए के 10 पीस, अंडे के पकोड़े 15 रुपए के 10 पीस, चिकन के पकोड़े 20 रुपए के 10 पीस और मछली के पकोड़े 25 रुपए के 10 पीस। पकौड़ी का स्वादिष्ट होने पर लोग भी बहुत आते थे, जिसकी वजह से रितेश का दुकान हमेशा भीड़ से भरा और व्यस्त रहता था और दुकान का लाभ भी दुगना हो गया था। रितेश ऐसे ही उसकी संपत्ति बढ़ाने में दिन भर व्यस्त रहता था और उसकी पत्नी भी अपनी समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने में और पैसे खर्च करने में व्यस्त रहती थी और उनके बच्चों के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिताती थी। बच्चों के देखभाल के लिए एक ताई को रख के वो चले जाती थी। रितेश व्यापार और संपत्ति के मोह में पड़कर दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था और उसकी पत्नी उसके सहेलियों के साथ वक्त गुजारती थी। इस वजह से उनके बच्चे बहुत लापरवाही से पले बड़े। रितेश अपने बच्चों को अनुशासन से नहीं बड़ा कर पाया और अपने बीवी को उसकी शौक से दूर नहीं रख पाया। अब रितेश के साथ प्यार से 2 बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। उस समय में उसको उसके माता पिता की बहुत याद आती है। मैं कितना मूर्ख हूँ, प्यार से देखभाल करने वाली माँ और जिस व्यापार को इतने जिम्मेदारी से देखभाल कर रहा हूँ उसका मार्गदर्शन करने वाले पिताजी को मैंने अनादर किया है। न जाने वो कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे। मैं तुरंत उनको ढूंढ के घर वापस लेके आता हूँ। रितेश अपने माता पिता को ढूंढने अपने कार में निकल जाता है। गांव में ढूंढते ढूंढते उसको अपने माता पिता गंदे फटे हुए कपड़ों में नजर आते हैं। ये देख रितेश भाग के उनके पास जाता है और कहता है, आप ऐसे कैसे? ये सब मेरा ही गलती है पिताजी, मुझे माफ कीजिए और कृपया मेरे साथ घर चलिए माँ।
रितेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता के साथ घर वापस आता है। अपनी पत्नी को बोलता है कि आज से जो भी होगा माँ के अनुसार होगा, और व्यापार का सारा संपत्ति अपने पिताजी के हाथ कर देता है। रितेश सिर्फ सहायकों का और पकौड़ी के विधि का देखभाल करता है और उसकी पत्नी बच्चों का देखभाल और पढ़ाई का ध्यान रखती है। सुख संपत्ति और परिवार का प्यार पाके सब सदा खुश रहते हैं। इस कहानी का नैतिक है, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। परिवार का प्यार और देखभाल से बढ़कर और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। एक समय की बात है, मोहन और पद्मावती नाम के 2 भाई बहन रहते थे। मोहन बड़ी पढ़ाई कर बड़े शहर में अपने बीबी बच्चों के साथ रहता था, पर पद्मावती जिस शहर में पढ़ाई की उसी शहर के जान पहचान के एक लड़के रघु से शादी करके वहां पर बस गई। पद्मावती के पास सुंदरता के साथ साथ कई गुण थे। वो अपने पति के साथ सम्मान मेहनत करती। पद्मावती घर पे बहुत मेहनत से समोसे बनाती और उसका पति रघु उस समोसों को टोकरी में डाल के अपनी साइकिल पे रख के गांव में बेचा करता था। समोसे समोसे। उन समोसों से कमाए हुए पैसे रघु घर लेकर आता था। उस तरह 6 साल गुजर गए। उन 6 सालों में पद्मावती को 3 बच्चे हुए, 2 लड़की और 1 लड़का। अपने तीनों बच्चों की भविष्य को दृष्टि में रखते हुए पद्मावती और रघु बहुत मेहनत से काम किया करते थे। पद्मावती के समोसे उस गांव में बहुत मशहूर थे। एक दिन पद्मावती का भाई मोहन पद्मावती के पूरे परिवार से मिलने शहर से गांव आया। बहन, और कितने दिन यहाँ रहोगी? शहर आकर यहाँ करने वाली समोसे का धंधा वहाँ कर लो ना। इसी दौरान रघु घर पर आया तो मोहन ने भी उसे यही बात दोहराकर बोला, अगर बच्चों का भविष्य शहर में अच्छा रहेगा तो हम जरूर आएंगे जीजा जी। जिस जगह पर बहुत ज्यादा लोग नौकरी करने आते हैं वहां पर अपने समोसे का धंधा शुरू करो। मैं जहां नौकरी करने जाता हूं, हर सुबह मेरे साथ आके साइकिल पे समोसे बेचो। जैसे मोहन ने कहा उसी तरह रघु शहर चला गया। मोहन के घर के बाजू में ही एक छोटा सा घर किराए पे लेकर वो लोग वहां रहने लगे। बिल्कुल गांव के जैसे यहाँ भी पद्मावती समोसे बनाती और रघु उन्हें साइकिल पर रखकर मोहन के साथ नौकरी करने के जगह जाके समोसे बेचना शुरू किया। हर दिन मोहन नौकरी पे जाता और पैसे कमा कर लेकर आता। वैसे ही रघु भी समोसे बेचकर हर दिन पैसे कमाकर घर लेकर आता था। पद्मावती के हाथों से बनाए हुए समोसे शहर वालों को भी बड़े स्वादिष्ट लगते थे। हर दिन रघु जितने समोसे लेकर जाता वो सारे समोसे बिक जाते। इस तरह उन बेचे हुए समोसों के पैसों से रघु ने एक छोटा सा समोसे का ठेला खरीद लिया और गरम गरम समोसे वहीं पे बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ पद्मावती गरम गरम समोसे बनाती थी और दूसरी ही तरफ रघु उन समोसों को बेचा करता था। अब तो पहले से ज्यादा कमाई होने लगी थी। जिस तरह पद्मावती और रघु पूरी लगन से कमाई करते थे,
उनकी मेहनत के वजह से जिस जगह पर वो छोटे से साइकिल से अपना धंधा शुरू किया, उसी जगह एक छोटी सी ठेला खरीदने के बाद एक बड़ा ठेला भी खरीदा और उसके बाद उन्होंने 2 लोगों को भी वहाँ पर काम पे रखा। इसी तरह उनके समोसे का धंधा बहुत अच्छा चला, लेकिन इतने सारे ग्राहक बढ़ गए कि समोसे खत्म होने की वजह से उनमें से काफी ग्राहक निराश होकर वहां से लौटने लगे। पद्मावती और रघु के दिन रात के मेहनत के वजह से अब वो जगह समोसा सेंटर के नाम से मशहूर होने लगी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने 10 और काम करने वालों को रख लिया, साथ ही साथ 30 ग्राहकों के बैठने के लायक जगह भी बना ली दुकान में। जैसे समय बीतता गया वैसे पद्मावती के भी बच्चे बड़े होने लगे। मोहन भी रघु के जैसे बढ़ता गया और अच्छी आमदनी कमाने लगा। एक दिन नौकरी खत्म करके मोहन घर लौट जा रहा था, तभी उसने पद्मावती और रघु का समोसा सेंटर देखा और वहां गया। मेरी दी हुई सलाह के वजह से ही तुम लोग इतनी सफलता पाए हो। मैं तुम लोगों को एक और सलाह देता हूँ, सुनो। वो क्या सलाह है भैया? मैं 10 सालों से देख रहा हूँ, रघु इतने सारे लोगों को समोसा सेंटर में संभालता है। उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। रघु मैनेजर के पोस्ट के लिए एकदम सही रहेगा। मेरे जैसा बड़ा जॉब, मेरे जैसा बड़ा नाम, अगर काम पसंद आए तो इनाम। यहाँ हर दिन रघु अपने हुनर और समय को बर्बाद कर रहा है। ये क्या भैया? हम सोच रहे थे आपके काम से हमारा काम बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 साल पहले एक साइकिल स्टैंड के ऊपर एक छोटी सी टोकरी के अंदर हम समोसे बेचा करते थे। उसी दौरान आपकी भी नौकरी लगी थी, लेकिन उस दिनों हम रोज 800 रुपए कमाया करते थे और आपकी महीने की तनख्वाह 10,000 थी। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब हम एक बहुत बड़े समोसे की दुकान के मालिक हैं। इस पूरे एरिया में बहुत मशहूर है। आप इन 10 सालों में मैनेजर बने, जिसके वजह से आपकी महीने की तनख्वाह 1 लाख हो गई है और हमारी 1 लाख से भी ज्यादा आमदनी है। हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो भी किया सब सही किया भैया। भविष्य के लिए? वो कैसे? जीजा जी, हमने बहुत कम पैसों से अपना धंधा शुरू किया था। हमारे बच्चों को हमने जिस तरह मेहनत की उस तरह मेहनत की जरूरत नहीं है। एक दिन मेरा बेटा इस समोसे का ध्यान रखेगा और संभालेगा, पूरी तरह से बने हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आपके बच्चों को वापस शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी तरह आपके बच्चे सीधे आपके दर्जे पर नहीं बैठ सकते। आपके कंपनी के मालिक के बच्चे उस दर्जे पर बैठ सकते हैं, पर आपके बच्चे आपके दर्जे पर आते आते उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बोलो जीजा जी, कौन किसका हुनर और समय बर्बाद कर रहा है? इन सारी बातों को सुन के मोहन को भी लगा कि जो पद्मावती और रघु बोल रहे हैं वो एकदम सही है। वो चुपचाप सोचते हुए वहां से चला गया। पद्मावती और रघु ने अपने दोनों बेटियों की शादी कर दी और अपने बेटे को समोसा सेंटर का धंधा सौंप दिया। पद्मावती के लड़के को बहुत मेहनत से काम करता हुआ देखकर और अच्छा नाम कमाते हुए देखकर मोहन ने अपनी बेटी को उससे शादी करने का फैसला किया और यह सोचकर रघु और पद्मावती से पूछा, जिसके लिए सब लोग खुशी खुशी मान गए। अब सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, मेरी भी बेटी की जिंदगी खुशी खुशी कटेगी। माधवपुर नामक एक गांव में थे 2 आदमी, विनोद और सात्विक, जो पड़ोसी थे।
विनोद था बहुत आलसी और कोई काम नहीं करता था। पर सात्विक के पास बहुत गाय थे जिनका दूध बेचकर वह पैसे कमाया करता था। इसी दौरान दूध का धंधा काफी बढ़ रहा था, तो सात्विक ने सोचा कि अब वह पड़ोसी गांव में भी दूध बेचना शुरू करेगा। अपने जमाए हुए पैसों से उसने नई साइकिल खरीदी, जिससे वह बाकी के गांव में जाकर दूध बेचने लगा। एक सुबह जब सात्विक काम के लिए अपनी साइकिल पर निकला, तब विनोद ने उसको देखा। अरे, मुझे बिना बताए सात्विक ने नई साइकिल खरीद ली। उसके लौटने के बाद पूछूंगा। ऐसा सोचकर विनोद उसके घर के बाहर सात्विक के लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सात्विक दूध बेचकर वापस आया। जब हो सात्विक, तुमने नई साइकिल खरीद ली? हाँ विनोद, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस यही जानना चाहता था कि नई साइकिल के लिए पैसे कहाँ से आए? भाई, आज तक जो भी दूध बेचा ना, उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा जमाया इस साइकिल के लिए, जिसकी मदद से अब मैं पास वाले गांव में भी जाकर दूध बेचने लगा हूँ। अच्छा, अरे तू तो काफी समझदार निकला सात्विक। विनोद हंसते हुए सात्विक के लिए खुश होने का नाटक किया और फिर अपने घर चला गया। घर जाकर विनोद सोच में पड़ गया कि इतने कम समय में सात्विक ने नई साइकिल खरीद कैसे ली। विनोद ने खुद तो कुछ नहीं लिया। उदास होकर विनोद गहरी सोच में ही डूबा रहा। मैं क्यों इतना उदास रहूं? अगर मैं भी सात्विक की तरह कुछ काम करूं तो पैसे जमा कर मैं भी अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकता हूं। पर मैं करूं क्या? अरे हाँ, मुझे तो जलेबी बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ, मैं एक जलेबी की दुकान शुरू करूंगा। फिर अगले दिन विनोद ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और गरम गरम जलेबी बेचने लगा। एक जलेबी 5 रुपये, आधा किलो 50 रुपये और 1 किलो 100 रुपये में। इस प्रकार विनोद ने बहुत स्वादिष्ट जलेबी कम भाव में बेचने लगा। उसके गर्मा गर्म जलेबियों की सुगंध गांव के कोने कोने तक पहुंच गई। गांव के सारे लोग विनोद की दुकान पर आने लगे मजेदार जलेबियों का स्वाद लेने के लिए। कुछ ही दिनों में विनोद की जलेबी बहुत मशहूर हो गई। एक दिन रमेश नामक एक आदमी उसकी दुकान पर जलेबी खा रहा था। वाह विनोद, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई जलेबी बहुत ही मजेदार है। इतने कमाल की जलेबी मैंने आज तक खाए ही नहीं भाई, वाह। ऐसा कहकर रमेश जलेबी के मजे ले रहा था और बाकी के लोगों ने भी उसकी बहुत तारीफ की। पूरे गांव में विनोद की दुकान और भी मशहूर हो गई। अब धीरे धीरे विनोद थोड़ा घमंडी बनने लगा। मेरे जैसे जलेबी तो और कोई बना ही नहीं सकता। मुझे जलेबियों का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा, इससे मैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। दुकान पे आए हुए सब लोगों को विनोद ने बोला, जी आज से एक जलेबी 10 रुपए, आधा किलो 100 रुपए और 1 किलो 200 रुपए में। एक आदमी उदय जो जलेबी खरीदने आया था, उसने कहा, अरे भाई साहब, जलेबी इतनी महंगी कब से हो गई है? बाकी के दुकानों में तो किलो 100 रुपए में ही बेचते हैं। अगर मेरे जैसे स्वादिष्ट जलेबी कहीं और मिले ना, तो वही जाकर खा लीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनोद जैसी स्वादिष्ट जलेबी कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसा सोचकर लोगों ने अब महंगी जलेबी खरीदना शुरू कर दी।
इस गांव में मेरे जैसे जलेबियों को टक्कर देने वाला और कोई है ही नहीं। गांव वालों को तो अब मेरे स्वाद की लत लग चुकी है। ऐसा सोचकर उसने जलेबी को तोलने वाले तराजू के नीचे सबकी नजर से चोरी एक छोटा सा भार लगा दिया, जिससे वे लोगों को ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेच सके। इसी तरह विनोद का कारोबार उसके अनुसार चलता रहा। एक दिन गांव के जमींदार को विनोद की जलेबियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने नौकरों को उसके पास 1 किलो जलेबी लाने के लिए भेजा। नौकर गए और विनोद के यहाँ से 1 किलो जलेबी ले आए और जमींदार जी को दे दिया। जमींदार जी ने देखा कि जलेबियां तो 1 किलो से कम है। मैंने तो 1 किलो मंगवाया था, ये तो उससे कम है। मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? कहा जमींदार जी ने गुस्से से। साहब जी, हमने तो दुकानदार को 1 किलो ही देने को बोला था और फिर उसने इतना ही दिया। हमारी कोई गलती नहीं है प्रभु। चलो हम इस जलेबी वाले के पास जाकर देखते हैं कि वह असल में कर क्या रहा है। दुकान के पास पहुंचने ही वाले थे जब जमींदार जी ने एक भिखारी को उस जलेबी की दुकान की ओर जाते हुए देखा, तो वह रुक गए और अपने नौकरों को भी रोक दिया। जमींदार जी देखना चाहते थे कि दुकानदार उस भिखारी को किस तरह जलेबी बेचेगा। जमींदार और उनके नौकर पास वाली दुकान के पास खड़े होकर नजारा देखने लगे। एक जलेबी कितने की है भाई साहब? एक जलेबी 10 रुपए। भिखारी के पास थे सिर्फ 2 रुपए, तो उसने वो निकाला और बोला, बस एक जलेबी दे दो। विनोद ने कहा, 10 रुपए की एक जलेबी है, 2 रुपए में नहीं मिलेगी। ये सुनकर भिखारी वहाँ से जाने ही वाला था जब विनोद ने उससे रोककर कहा, हो, तूने यहाँ पर खड़े होकर मेरी जलेबियों का सुगंध लिया है, उसके लिए वो 2 रुपये। हे भगवान, मेरे पास तो ये 2 रुपये ही है और तुम ये भी इतनी बेरहमी से मांग रहे हो। मैं नहीं दूंगा। इसी दौरान जमींदार जी वहाँ पर पहुँचे और अपने पास रखे हुए पैसों का थैला भिखारी को दिया और कहा, तुम्हारे 2 रुपए के बदले में इस दुकानदार को तुम ये पैसे का थैला दे दो। अरे आप तो बड़े लोग हो साहब, आपको तो न्याय करना चाहिए। अगर आप इस दुकानदार को पैसे दे दोगे तो कैसे? मेरी बात मानो और दुकानदार को ये पैसे दे दो। भिखारी ने माना और पैसे विनोद को देने गया जब जमींदार ने कहा, 1 मिनट रुको, इस थैले को पहले जोर से हिलाओ। भिखारी ने थैले को जोर से हिलाया तो थैले में से सिक्के छन छन करने लगे। पैसों की आवाज सुनाई दी क्या विनोद? सुनाई दी साहब। अगर ये बात है तो फिर भिखारी ने अपना भुगतान दे दिया है। क्या साहब, पैसे तो इसने दिए नहीं और आप बोल रहे हो कि दे दिए? पैसे की आवाज तुमने सुन ली ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भिखारी ने तुम्हारी जलेबियों की सुगंध सूंघ ली थी। तुम्हें तुम्हारी जलेबियों की सुगंध के पैसे इस थैले के पैसों की आवाज से ही मिल गई। तुरंत विनोद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जमींदार जी से माफी मांगी। तुमने केवल यही गलती नहीं की, तुम्हारे जलेबियों का मूल्य बाकी की दुकानों से बहुत ही ज्यादा है और उसके ऊपर गलत तरीके से तोलकर तुम ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेचते हो। साहब जी, बस एक बार के लिए मेरी गलती को माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। तुमने आज तक बहुत गलतियाँ की है। तुम्हें तो इस गरीब को एक जलेबी भी देने का मन नहीं किया। अब मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि अभी इसी वक्त अपनी इस जलेबी की दुकान को बंद करो। ये बात सुनकर विनोद बहुत डर गया और उदास हो गया। जमींदार जी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा जब उसी रास्ते सात्विक आया। विनोद की परिस्थिति देखकर सात्विक उसकी दुकान पर आया और बोला, जमींदार साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप विनोद को इस बार माफ कर दे। सात्विक के अच्छे स्वभाव के बारे में जानते हुए इस बार तो सात्विक की बात सुनकर उसके अच्छे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ विनोद। कम से कम अब से पूरा मन लगाकर मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करो। ऐसा कहते हुए जमींदार जी वहाँ से चले गए।
सात्विक और जामींदार जी की बात सुनकर विनोद ने अच्छा नाम कमाने का ठान लिया। पूरी लगन और ईमानदारी से उसने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया। इस वजह से अब और भी लोग उसके पास जलेबी खाने आने लगे। अंत में विनोद खुशी खुशी से और सच्चाई से अपना जीवन बिताने लगा।